प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी में अध्याय 9b समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था 9a को, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। तो उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। ठीक, तो इस चैप्टर में हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और 9a में पढ़े हैं। 9a में परावर्तन, क्या पढ़े हैं इसमें? परावर्तन। तो परावर्तित होने के लिए, प्रकाश को परावर्तित होने के लिए एक समतल सतह चाहिए था। ठीक, यहाँ पे हम एक आईना लेते थे, दर्पण, ठीक, समतल दर्पण लेते थे, यहाँ से प्रकाश ऐसे आपतित होकर परावर्तित होता था। लेकिन इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम अपवर्तन। तो प्रकाश को अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में सिर्फ हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश को अपवर्तन होने के लिए, अपवर्तित होने के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम क्या होते हैं उसको बता देता हूँ। जैसे कि वायु है, ठीक, जल है और ये कांच है। ठीक, वायु, जल, कांच, इन पदार्थों में प्रकाश जो है वो संचरित होती है। ठीक, वायु, जल और कांच में प्रकाश जो है वो संचरित होती है और इन्हीं में से प्रकाश होके चलता है, और इसीलिए हम इन्हीं लोगों को क्या कहेंगे? माध्यम कहेंगे। ठीक, वायु को माध्यम कहेंगे, जल माध्यम है और कांच भी क्या है? एक माध्यम है। हीरा भी आता है, ठीक, हीरा भी आता है, ये भी क्या है? एक माध्यम है। तो माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश संचरित होती है, जिसमें प्रकाश संचरित होती है उसे कहते हैं हम माध्यम। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है देखिए। ठीक, यहाँ पे मैं एक कांच का गुटका लिया हूँ, ये क्या है? एक कांच का गुटका है। ठीक, इसको नाम दे देते हैं कांच। अब ये बाहर का जो वातावरण है वो क्या है? वायु है। क्या है? वायु है। ठीक, ये दोनों माध्यम है, इन दोनों जगह में प्रकाश क्या होगा? संचरित करेगा। ठीक, ये कांच है और ये वायु है। अब प्रकाश किरण क्या होती है? एक प्रकाश किरण PQ ले लेते हैं, ठीक, जो इस कांच पर आपतित होता है, P, और ये हम दे देते हैं यहाँ पे Q। एक प्रकाश किरण PQ जो इस कांच की सतह पर आपतित होती है। तो आपतित होता है तो यहीं पे हम ले लेते हैं अभिलंब। ठीक, अभिलंब का नाम दे देता हूं मैं M और ये N। तो प्रकाश किरण जब यहाँ पे आपतित होता है तो अभिलंब के साथ ये आपतित किरण का कोण क्या बनेगा? आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारा सतह ऐसा था, ठीक, नीचे पालिश तल था तो प्रकाश परावर्तित होता था, लेकिन हमारा जो तल है वो क्या है? पारदर्शी है, एक कांच है। तो यहाँ से प्रकाश क्या होगा? एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में गमन करेगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। विचलित का मतलब होता है वो जैसा सीधा जाना चाहता है तो सीधा नहीं जाएगा, वो ऐसे तिरछा हो जाएगा। ठीक, मतलब प्रकाश किरण देखिए इस तरह से ऐसे सीधा जाना चाहता है, ये इस तरह से, लेकिन क्या करेंगे हम? इसको अभिलंब की ओर क्या करेंगे? इसे झुका देते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं अपवर्तन की घटना। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक, अपने मार्ग में सीधा जाना चाहिए लेकिन क्या होता है? वो विचलित हो जाती है, अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, और इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो ये है अपवर्तित किरण कहेंगे। ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और इसको कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब प्रकाश जो है वो वायु से कांच में प्रवेश किया तो अभिलंब की ओर झुका, मतलब अपने मार्ग से विचलित हुआ। अब यहाँ पे फिर हम एक अभिलंब ले लेते हैं इस तरह से, ये, ठीक, इसको नाम देते हैं M' और ये N'।
अब यहाँ पे देखिए कांच से फिर वायु में प्रकाश किरण क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये कांच है, अभी प्रकाश किरण कांच के अंदर तक है, अब फिर यहाँ से क्या होगा, वो वायु में जाएगा। ठीक, तो ये फिर जाएगा तो फिर क्या होगा, अपने मार्ग से फिर विचलित होगा। मतलब इसको ऐसे सीधा आना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से फिर क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और अंतिम किरण को कहते हैं हम निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक, वायु, कांच और ये पुनः वायु। तो जब पुनः कांच से वायु में प्रकाश किरण अपवर्तित होता है तो इस किरण को कहते हैं हम निर्गत किरण। अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण और विलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, ठीक, नाम दीजिए पी क्यू, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं आर और इसको दे देता हूँ एस। ठीक, ध्यान दीजिए, अब आपतित किरण और विलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को, अर्थात इसको, ठीक, इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक, आपतन कोण, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर, और अभिलंब, ये फिर इसके लिए अभिलंब है। तो निर्गत किरण और विलंब के बीच के कोण को, निर्गत किरण और विलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, निर्गत कोण, निर्गत कोण। एक बात और ध्यान देंगे, आपतन कोण और निर्गत कोण ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। ठीक, ई के बराबर में हम आई भी लिख सकते हैं। आपतन कोण और निर्गत कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये है प्रकाश के अपवर्तन की घटना, और ये छोटी छोटी डेफिनेशन आप चित्र को देख के इसका परिभाषा बता सकते हैं। एक बार ध्यान से सुनेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। फिर भी यहाँ से जो प्रकाश किरण है वो कांच से फिर वायु में प्रवेश करती है तो फिर अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, और इस अंतिम वाले किरण को कहते हैं निर्गत किरण। अब कोण देखिए, आपतित किरण और विलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, अपवर्तित किरण और विलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण, और निर्गत किरण और विलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। माध्यम हम जानते हैं कि वायु है, जल है, कांच है, हीरा है, ये सभी माध्यम है। लेकिन माध्यम कितने प्रकार के होते हैं उसको देखिए। तो माध्यम के प्रकार, माध्यम की प्रकार, पहला होता है विरल माध्यम। ठीक, और सेकंड होता है सघन माध्यम। तो सबसे पहले मैं आपको विरल माध्यम के बारे में बता देता हूँ। तो विरल माध्यम का डेफिनेशन बहुत ही आसान है। जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व, जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है। ठीक, जिस पदार्थ का, परिभाषा लिख सकते हो, जिस पदार्थ माध्यम कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो पदार्थ की तुलना करेंगे। अब दो पदार्थ है, कोई भी ले सकते हो आप, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में पहला वायु और कांच की तुलना करते हैं। वायु और कांच की, तो वायु और कांच में देखें हम तो कांच क्या है, सघन माध्यम है, और वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो हमको क्या बताना है, जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो कांच की तुलना में वायु, ठीक, इसका घनत्व कम होता है, इसका घनत्व अधिक होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं, कांच की तुलना में वायु, कांच की तुलना में वायु। ठीक, सेकंड आप बता सकते हो, जैसे कि जल, तो वायु और जल के साथ यदि हम तुलना करेंगे तो जल की तुलना में वायु क्या होगा, फिर विरल माध्यम होगा। ठीक, जल की तुलना में वायु, जल की तुलना में वायु। ठीक, जल की तुलना में वायु, या कांच की तुलना में जल, इसको भी बोल सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा,
विरल माध्यम हो जाएगा। अब जस्ट अपोजिट क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो सघन माध्यम का डेफिनेशन क्या देंगे हम, जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, जैसे जल की तुलना में कांच, ठीक इसको उल्टा, वायु की तुलना में कांच। तो वायु की तुलना में कांच क्या है, सघन माध्यम है। जल की तुलना में कांच क्या है, सघन माध्यम है। वायु की तुलना में कांच सघन है, वायु विरल है और कांच क्या है, सघन है। तो इसका भी डेफिनेशन आप सिंपल ही बता सकते हो, ठीक। सेकंड नंबर है सघन माध्यम। तो सघन माध्यम के भी डेफिनेशन हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहेंगे, ठीक। यहाँ पे पदार्थ की जगह माध्यम डाल देना, ये माध्यम लिख लेना। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व, तो एग्जाम्पल को क्या करना, आप उल्टा कर देना। जैसे कांच की तुलना में वायु, तो वायु की तुलना में कांच। जल की तुलना में वायु, तो वायु की तुलना में जल। वायु की तुलना में जल सघन होगा, जल की तुलना में कांच सघन होगा। तो तुलना करेंगे तब हम उसको सघन और विरल बता सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका विरल माध्यम और सघन माध्यम के छोटा सा डेफिनेशन। अब हम देखते हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब स्थिति क्या होती है, ठीक। तो उसके लिए मैं इन चीज़ों को मिटा रहा हूँ, ये आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो पहला देखेंगे हम, जब प्रकाश किरण ठीक, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करता है तब क्या होता है, देखिए। तो सबसे पहले मैं एक सतह ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक। समझो ऊपर का माध्यम क्या है, वायु है, और अंदर का माध्यम क्या है, आपका कांच है। जिस तरह से इसको हम लिए हैं, समझो ये सेम टू सेम चित्र है, ठीक। तो यहाँ पे एक प्रकाश किरण आपतित होता है P और ये Q, ठीक। प्रकाश किरण वायु से कांच में आपतित होता है। तो जब प्रकाश किरण वायु यहाँ पे विरल है, ठीक, और कांच यहाँ पे सघन है, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। मतलब ये प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये क्या होता है, इस तरह से अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इसको कहेंगे हम आपतन कोण I और इसको कहेंगे हम अपवर्तन कोण R। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण R कहेंगे। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक। इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन हमारा बनता है, देखिए यहाँ पे आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपतन कोण I है और यहाँ से ये भी क्या होगा, आपतन कोण ही होगा, क्योंकि प्रकाश किरण जब ऐसे जाएगा तो शीर्षाभिमुख के प्रॉपर्टी से ये I है तो ये भी I होगा। या फिर आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा कि I बड़ा है R से, ठीक। तो I क्या है, ग्रेटर देन है R से, ठीक। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करता है तब, ठीक। सेकंड, अब प्रकाश किरण देखिए इतने कोण से विचलित हुआ है, ठीक। ये इसका विचलन कोण कहलाता है। जितना विचलित हुआ है प्रकाश किरण वही कहलाता है विचलन कोण। तो प्रकाश किरण को सीधा जा रहा था ये, लेकिन ऐसे विचलित हो गया, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। और विचलन कोण का मान क्या होगा, इस पूरे कोण का मान I है और इस कोण का मान R है। तो जब हम I में R को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा विचलन कोण अर्थात डेल का मान। तो डेल इक्वल टू होगा I माइनस R। यहाँ सिंपल है, I बड़ा है R छोटा है, तो I माइनस R को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। तो छोटी छोटी ये दो स्थिति हैं, इसे आप नोट कर लीजिए या एक बार और देख लीजिए। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। उस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है और विचलन कोण डेल इक्वल टू होता है I माइनस R, ठीक। अब देखते हैं दूसरा नंबर, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगा, ठीक। यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, सघन से विरल बस लिख रहा हूँ, सघन से विरल। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यहाँ पे चलिए एक छोटा सा चित्र बना लेता हूँ मैं इस तरह से, ठीक। ये प्रकाश किरण है, ठीक, और ये अभिलंब है।
ये फिर हम अब एक काम करते हैं, जैसे ये है नीचे वाला पार्ट ले लीजिए, ये कांच आपका क्या है, कांच आपका सघन माध्यम है, ठीक। और कांच से वायु में प्रकाश किरण क्या होगा, प्रवेश करेगा। तो ऊपर का भाग हम कांच ले लेते हैं, ये इसको सघन बोल देते हैं, और नीचे के भाग को बोलते हैं हम वायु, ठीक। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है। जैसे इस प्रकाश किरण को इस तरह से ऐसे जाना चाहिए, इस तरह से, ठीक, लेकिन वो क्या होता है, इस तरह से ऐसे दूर हटता है विलंब से, ठीक। अब इसको कहेंगे हम आपतन कोण I और इसको कहेंगे हम, ठीक, ये देखिए ये वाला टोटल कोण ये कहलाएगा R। तो इस बार अपवर्तन कोण का मान अधिक है आपतन कोण की तुलना में, तो इसके लिए कंडीशन होगा फर्स्ट R ग्रेटर देन I। तो क्या बोल सकते हैं इसको, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा होता है। इसको माइनस करेंगे तो सेकंड होगा डेल बराबर R माइनस I, ठीक। तो विचलन कोण मिलेगा R माइनस I। तो छोटा छोटा ये डेफिनेशन था, इसको देख लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें से आप जो चीज़ नोट करना चाहते हैं उसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे अगला टॉपिक रहेगा हमारा स्नेल का नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम अपवर्तन के नियम। तो पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे हम परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का नियम क्या होता था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तो यहाँ पे भी वो नियम लागू होगा, ठीक। आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये है अपवर्तन का प्रथम नियम। आपतित किरण और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये होगा I और ये होगा R। तो ये है हमारा फर्स्ट नियम। फिर सेकंड नियम क्या है अपवर्तन का, देखिए किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए, तो ये हमारा वायु है और ये हमारा कांच है, तो किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन, ठीक। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण मतलब R, ठीक। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है, इन दोनों में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब ये 1 और ये 2, ठीक। ये अर्थात हम इसको लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R बराबर एक नियतांक। अर्थात देखिए किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात एक के सापेक्ष 2, ठीक। और ये होगा साइन I बटे साइन R, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसको बताया था डच वैज्ञानिक स्नेल ने। किसने बताया था, डच वैज्ञानिक स्नेल ने सन 1621 में बताया था। 1621 में डच वैज्ञानिक स्नेल ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक। इसे कहते हैं हम स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम आपको पूछा जाएगा तो इसको बताएंगे क्या होता है। देखिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और ये क्या होती है, एक नियतांक के बराबर होती है, या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक के बराबर होती है, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। तो इसे आप नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब देखेंगे हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो टॉपिक से ये क्लियर है, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स मतलब क्या होता है, पीछे होना। जैसे हम मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, हम बैक लेते हैं मतलब रिवर्स लेते हैं पीछे तरफ,
ठीक, ट्रैक्टर या फिर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो सामने जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप पीछे में रिवर्स होते हो। तो यहाँ पे भी यही काम होता है प्रकाश की। प्रकाश जिस मार्ग में गमन करता है, प्रवेश करता है, उसी मार्ग में क्या होता है, वो वापस लौट जाता है। और इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक, तो इसको चित्र के माध्यम से देखिए। डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसे देखकर आप लिख लीजिएगा। पहले आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक कांच का गुटका है और ये है वायु और ये है एक कांच का गुटका। वायु यहाँ पे विरल माध्यम है और कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो सबसे पहले एक प्रकाश किरण आपतित कराते हैं हम P और Q। ठीक, ये प्रकाश किरण आपतित करा दिए P और Q। ठीक, यहाँ पे कोण बनेगा, उसको कहेंगे आपतन कोण I। अभिलंब का नाम दे देते हैं M और ये दे देते हैं N। ठीक, तो प्रकाश किरण PQ आपतित हुआ, चूंकि विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक, तो प्रकाश किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा। अब ये प्रकाश किरण अपवर्तित हुआ तो इस कोण को क्या कहेंगे हम, अपवर्तन कोण R कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण R। अब ये जो प्रकाश किरण अपवर्तित हुआ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आईना रख देते हैं। ठीक, ये एक मिरर रख देते हैं। ठीक, PQ और ये इस किरण को नाम दे देता हूँ मैं R और यहाँ पे MN पहले से दे दिए हैं। चलिए यहाँ पे L कर देता हूँ मैं, ये L और ये N अभिलंब का नाम है और इस आईने को नाम दे देते हैं M। ठीक, तो यहाँ पे हम एक आईना रख देते हैं समतल दर्पण। तो प्रकाश किरण समतल दर्पण पर टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, वो जिस मार्ग में वापस आया था, ठीक, जिस मार्ग में ऐसे आपतित हुआ था, उसी मार्ग से क्या होता है, वो परावर्तित हो जाता है। ठीक, मतलब इस तरह से वो उसी मार्ग से परावर्तित हो जाता है जब हम उसके मार्ग में एक समतल दर्पण रख देते हैं तब। ठीक, और इस घटना को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब एक बार डेफिनेशन देखेंगे इसका। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वायु से जब कांच में प्रवेश करती है, तो उसके मार्ग को उलट देने पर, मतलब यहाँ से हम दर्पण की सहायता से उसके मार्ग को क्या करते हैं, उलट देते हैं, मतलब पलट देते हैं। उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जिस मार्ग से ये प्रवेश कर रहा है उसी मार्ग से क्या होता है, वापस लौट जाता है। और इससे हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक, बहुत आसान है। जिस मार्ग में प्रकाश किरण आया था उसी मार्ग में वापस चला जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यह छोटा सा डेफिनेशन। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में डेफिनेशन देंगे, उसके बाद चित्र के बारे में यहाँ पे लिखेंगे वर्णन। ठीक, वर्णन के बाद निकालेंगे हम इसकी व्यंजक। वर्णन में क्या लिखेंगे, देखिए थोड़े से चित्र के बारे में आप बताएंगे। तो क्या है, देखिए माना PQ एक प्रकाश किरण है जो वायु से कांच में प्रवेश करती है और QR मार्ग का अनुसरण करती है। ठीक, माना एक प्रकाश किरण PQ जो वायु से कांच में प्रवेश करती है और QR मार्ग का अनुसरण करती है और उसके मार्ग में एक समतल दर्पण रख देते हैं, तो वह RQ दिशा में वापस लौट जाती है और इस घटना को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक, ऐसे छोटा सा आप बताएंगे। इसके वर्णन को चलिए मैं लिख के भी आपको दे देता हूँ। स्क्रीन को देख के इसके वर्णन को लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्णन में क्या लिखेंगे, देखिए थोड़े से चित्र के बारे में आप बताएंगे। तो क्या है, देखिए माना PQ एक प्रकाश किरण है जो वायु से कांच में प्रवेश करती है और QR मार्ग का अनुसरण करती है। ठीक, माना एक प्रकाश किरण PQ जो वायु से कांच में प्रवेश करती है और QR मार्ग का अनुसरण करती है और उसके मार्ग में एक समतल दर्पण रख देते हैं, तो वह RQ दिशा में वापस लौट जाती है और इस घटना को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक, ऐसे छोटा सा आप बताएंगे। इसके वर्णन को चलिए मैं लिख के भी आपको दे देता हूँ। स्क्रीन को देख के इसके वर्णन को लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम इसका व्यंजक। तो व्यंजक फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यंजक। व्यंजक को आप गणितीय सूत्र भी लिख सकते हो, ये सूत्र की व्युत्पत्ति करके भी हेडिंग डाल सकते हो। तो देखिए
जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो I को आपतन कोण कहते हैं और R को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो उसी को आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब प्रकाश किरण R है, ठीक, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो I को आपतन कोण कहेंगे और R को अपवर्तन कोण कहेंगे। तब स्नेल के नियम से, स्नेल की नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है? माध्यम म्यू बराबर आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर। तो ये होगा साइन I बटे साइन R, और माध्यम क्या लगाएंगे हम? वायु, वायु मतलब एयर, एयर से किस में जाता है? ग्लास में, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं A म्यू G, ठीक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे दे देते हैं समीकरण 1। अब देखिए प्रकाश किरण को हम यहाँ से पलटते हैं, ठीक। यदि यहाँ लिख सकते हैं यदि प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौटती है तो देखिए अब यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, ठीक। तो R को क्या कहेंगे हम? आपतन कोण कहेंगे, और I को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे जाएगा तो यहाँ पे आपतित होगा और इस दिशा में वो अपवर्तित हो जाएगा, ठीक। इस तरह से ये अपवर्तित हो जाएगा, उधर कांच से वायु में जाएगा। तो कांच से वायु में जब प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ जाएगा तो R को आपतन कोण कहेंगे और I को अपवर्तन कोण कहेंगे। तो आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण I R होगा, R आपतन कोण, और अपवर्तन कोण I होगा, ठीक। तो पुनः स्नेल का नियम लगाएंगे। तो पुनः स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो पुनः स्नेल का नियम लगाएंगे तो माध्यम क्या होगा? G से A होगा, ठीक, G से G म्यू A, ठीक। तो ये होगा साइन आपतन कोण R, तो साइन R, अपवर्तन कोण I, तो साइन I, और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे, बायां पक्ष को बायां के साथ और दायां पक्ष को दायां के साथ। तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A म्यू G गुणा G म्यू A इक्वल टू साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R, और साइन R बटे साइन I, साइन I। अब ध्यान दीजिए, साइन I से I कटेगा, R से R कटेगा, तो A म्यू G गुणा G म्यू A बराबर मिलेगा हमें 1। अब किसी भी एक को आप पक्षांतर कर दीजिए तो गुणा का पक्षांतर हो जाएगा भाग, अर्थात A म्यू G बराबर 1 बटे G म्यू A, ठीक। ये होगा इसका सूत्र छोटा सा। तो प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत के लिए यही क्या है? अभिष्ट सूत्र है। कैसे देखिए, जब प्रकाश किरण वायु से ग्लास में प्रवेश करता है और फिर वापस आता है तो वो उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इसका माध्यम भी बदला, A से G, तो माध्यम क्या हुआ? G से A, और ये बटे में है, बटे में है वो मतलब वो उसका व्युत्क्रम है, उसका उल्टा है, ठीक। तो यही है प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत के लिए एक छोटा सा सूत्र। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।